शादीशुदा पीड़िता ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र, डीएम ने दिए जांच के आदेश। परीक्षा से वंचित छात्र सदमे में, बिगड़ी हालात, छात्रों ने जमकर किया हंगामा। अंबेडकर नगर में सदमे में परीक्षा से वंचित है छात्र, कई छात्रों की बिगड़ी है हालत। औरैया में दबंगों के हौसले लगातार हो रहे हैं बुलंद, महिला के खेत पर किया है कब्जा, परिवार ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल की शुरू। बलरामपुर में अधिवक्ता संघ ने शुरू किया क्रमिक अनशन, लेखपाल अधिकारियों के खिलाफ अनशन, भ्रष्टाचारियों के स्थानांतरण की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर बस्ती से आ रही है। बस्ती जिले में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत सत होती हुई नजर आ रही है। मामला दोवलिया थाना क्षेत्र के बानेपुर गांव का है, जहां पर दो सगे भाइयों ने 2012 में पिता की मृत्यु होने पर धोखे से अपनी 14 वर्षीय नाबालिग को विवाहित दिखाकर उस समय का हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से लिखवाया और पिता की संपत्ति को अपने नाम विरासत दर्ज करवा लिया। 2022 में जब मां की मृत्यु हुई तो दोबारा मां के नाम बची हुई संपत्ति को भी हड़पने के लिए उसे शादीशुदा दिखाकर उसे जान से मार डालने की योजना बना रहे। पीड़िता रुचि सिंह ने जिलाधिकारी बस्ती से प्रार्थना पत्र देकर यह बताया है कि दोनों उसके विवाहित होने का फर्जी कागजात तैयार कराकर उसका अंश हड़पने की साजिश रच रहे हैं और उसका एक भाई पुलिस विभाग में तथा दूसरा भाई अपराधी प्रवृत्ति का है, जिससे उसे अपनी जान का लगातार खतरा बना हुआ है। की नकल में शादीशुदा दिखा दिए हैं, उसके बाद सारी संपत्ति अपने नाम करवा रहे हैं और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी मम्मी 4 महीने पहले डेथ हुई मम्मी की। पापा 2012 27 जनवरी को एक्सपायर हुए थे, तो तभी हमको शादीशुदा दिखा दिया। तब मैं सिर्फ 14 साल की थी, तो हमको कुछ पता नहीं था। इसलिए हम डीएम मैम के पास कई बार आए, लेकिन डीएम मैम पर्सनली मिली नहीं। सीआरओ साहब और एसपी साहब मिलते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं ब्लॉक पे सेक्रेटरी साहब और बीडीओ साहब सुनते ही नहीं है, कहते हैं जाओ यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम शादीशुदा हो। तो सर, जिससे मेरी शादी हुई है उसको तो ढूंढ के लेके आए, हुई किससे मेरी शादी? हरियाणा की नकल में शादीशुदा दिखा दिए हैं। उधर खबर अंबेडकर नगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज से है, जहां पर विवादों का साया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वही परीक्षा से वंचित किए जाने से आधा दर्जन छात्रों की तबीयत खराब हो गई है और इन्हें मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। छात्रों की तबीयत खराब होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र वहां पर उपस्थित हो गए और प्राचार्य के विरुद्ध नारेबाजी किए और अपना विरोध दर्ज करवाया और वहीं पर शुरू हुई परीक्षा में 46 छात्र परीक्षा से वंचित किए गए हैं और मेडिकल कॉलेज प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इन छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया क्योंकि उनकी उपस्थिति कम थी और छात्रों का यह भी कहना है कि पहले भी उन लोगों ने मेडिकल कॉलेज में हो रही वसूली का विरोध किया था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। आपको बताएं, यहाँ पर 6 छात्रों की तबीयत भी खराब हुई है और 46 छात्र जो हैं वो परीक्षा से वंचित हुए। प्राचार्य के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और इसको लेकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आगे की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। मामला ये है कि कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल सर की तरफ से हम लोगों को धमकाया गया था पहले ही कि तुम लोग जो है कि
हम लोग वसूली के नाम पे या फिर जो भी चीज़ पहले चल रही थी हम लोग विरोध किए उसका, तो वो बोले कि तुम लोग रिटर्न कर दिया सप्लाई दिया जाएगा। तो हमारे जूनियर का एग्जाम फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, तो उसमें 46 स्टूडेंट को रोक दिया गया एग्जाम न देने से। यही लड़के जो है कि कुछ लड़के डिप्रेशन से टेंशन में आ गए, तो यही सब मैटर चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर कि क्या मैटर है, क्या चल रहा है। तो ये हम लोग विरोध करना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है। आज से 2 तारीख से अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। प्रथम सेमेस्टर हमारे यहाँ प्रोफेशनल बोलते हैं, प्रथम प्रोफेशनल की, और उसमें जो विभागों से उपस्थिति प्राप्त होती है उसके आधार पर सूचना यूनिवर्सिटी को दी जाती है, और उसी आधार पर जिनकी मानक से उपस्थिति कम रही है पिछले 1 वर्ष में, उनको यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। तो वहीं पर खबर औरैया से आ रही है। औरैया में दबंग बेखौफ हो चुके हैं और मामला जो है वो अचलदा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहां पर भूमाफियाओं से परेशान होकर एक महिला अपनी बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने पहुंची, और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक दबंग भूमाफियाओं ने महिला के खेत पर कब्जा कर लिया है, और इतना ही नहीं, महिला कब्जे की शिकायत डीएम से लेकर एसपी तक कर चुकी है, लेकिन न्याय उसको नहीं मिला। इसी के चलते परेशान रविवार को बेखौफ होकर वो इस कदम को उठाती हुई नजर आ रही थी, और उसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उस महिला को न्याय दिलवाया जा सके, और पुलिस आगे की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। दबंगों के हौसले उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बुलंद हो चुके हैं, और महिला के खेत पर यहां पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार ने एक खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस बल ने उसको रोक लिया। अब पुलिस आगे की तफ्तीश में लगी हुई है, और महिला ने ये जानकारी दी है कि डीएम से लेकर एसएसपी तक अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई, उसके साथ न्याय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उधर बात बलरामपुर की करेंगे, जहां पर बलरामपुर में अधिवक्ता संघ ने क्रेमिक अनशन शुरू कर दिया है, और मामला जिले की तहसील परिसर का है, जहां पर अधिवक्ता संघ ने महामंत्री और अधिवक्ता समूह के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे को लेकर तहसील परिसर में क्रेमिक अनशन शुरू किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने भ्रष्ट लेखपाल और अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है, और 9 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बलरामपुर को सौंपा गया। ज्ञापन में लेखपाल के द्वारा खुलेआम उल्लंघन की खबर दिखाई गई है, और धन उगाही भी की गई है। बिना पैसे लिए काम न करने का आरोप भी लगाया गया है, और वहीं पर अधिवक्ता संघ ने निलंबन व स्थानांतरण को संरक्षण देने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग की है, और इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी वहां पर मौजूद रहे हैं। आपको जानकारी दें, अधिवक्ता संघ ने किया क्रामिक अनशन जो है वो तो हुआ नजर आ रहा है, और लेखपाल अधिकारियों के खिलाफ यह अनशन किया जा रहा है। दरअसल लेखपाल और अधिकारी लोगों का यह आरोप है कि बिना पैसे बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, और तहसील परिसर में इसी बात को लेकर नारेबाजी की, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई जो है वो लड़ सके। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर भी अपनी बात रखी है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमें करवाना है, और इनकी या तो स्थानांतरण किया जाए, इनके ऊपर विभागीय कोई भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो धन उगाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी मांगे जो है, तहसील उतरौला भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है, और अभी जल्दी आप लोग को जानकारी होगी कि इंटेलिजेंस की रेड भी पड़ी थी। तो इसमें कहने की बात नहीं कि यहाँ दलाली मक्कारी नहीं होती है। यहाँ पे हमारी जो मांगे हैं, ब्रजेश सिंह लेखपाल व बेचन राम शास्त्री का स्थानांतरण व निलंबन, एसडीएम व तहसीलदार का स्थानांतरण। भी सम्मानित अधिवक्तागण आए हुए थे, अपनी बात रखे हैं कि किसी लेखपाल के बारे में कह रहे थे, उसकी शिकायत कर रहे थे। इसकी जांच कराई जाएगी, अगर सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी सर, अधिवक्ताओं ने तो आरोप ये भी लगाया कि एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय द्वारा भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये बिना मतलब तथ्य और बिना किसी आधार पर ये बात की जा रही है। इसका कोई औचित्य और मतलब कोई हमें तथ्य और इस तरह की बात सामने नहीं आई। हमारी मांगे जो है
तो वहीं पर बलरामपुर के अंदर जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व प्रदीप कुमार के द्वारा तहसील अतरौला का मुआयना किया गया है और इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने खतौनी कक्ष और राजस्व अभिलेखागार और संग्रह अनुभाग का निरीक्षण भी किया और सभी अभिलेखों को चुस्त दुरुस्त किए जाने के सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इस मौके पर एसडीएम सहित तहसील के अन्य संबंधित अधिकारी भी वहां मौजूद रहे हैं। जिलाधिकारी ने मुआयना किया है और संग्रह अनुभाग का वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। अभिलेखों को दुरुस्त करने के सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और मौके पर संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और इससे पहले भी लगातार इसी तरह के निरीक्षण होते रहे ताकि कोई भी चूक, कोई भी कमी जो है वो निकलकर सामने न आ पाए और इसी को लेकर जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है। आप उतरौला तहसील परिसर में आए हैं, क्या उद्देश्य है सर? तहसील के आज मुआयना हमने रखा हुआ था। तहसील की जो पटल थे उनका मुआयना किया गया और जो कमियां और चीज़ें थी उनको सही करने के लिए निर्देशित किया गया। आप उतरौला तहसील तो वहीं पर बात कानपुर की करेंगे। कानपुर में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा कर दिया है और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने महामंथन को लेकर ही कहा है कि इस मंथन में लोकसभा चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर साथी संगठन के साथ साथ 125 करोड़ जनता और 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हित की रणनीति पर महत्वाकांक्षाएं पूरी की जा रही है और सपा का आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने को लेकर मंत्री ने कहा है कि सरकार किसी का हक नहीं मार रही है और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। इसी को लेकर टीम गठित की जा चुकी है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा कि चाहे जितनी यात्राएं कर लें, योगी और मोदी के हाथों में देश और प्रदेश की जनता काफी सुरक्षित महसूस कर रही है और पूर्ण बहुमत से ही हमारी सरकार बनने जा रही है। और साथ ही ये भी कहा कि ताकत का एहसास चुनाव में हो ही जाता है और मतदाता बॉक्स में अपना मत जब डालता है तो वो अपनी राय भी वहां पर पेश कर देता है। कांग्रेस की रायबरेली में बामुश्किल एक सीट बची है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार तो जनता में उसी के साथ खड़ी हुई है और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। टीमें गई थी 16-17 देशों में जाकर के लोगों से मिली हैं। 7.25 करोड़ रुपए का MU हुआ है जो 10, 11, 12 को फरवरी को उत्तर प्रदेश में समिट होने वाली है जिसमें पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सप्रेस वे हैं वो भी कंप्लीट हैं, बने हुए हैं, बन रहे हैं। टीमें गई थी। तो वहीं पर खबर अब लखीमपुर से आ रही है जहां पर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बीते दिनों काफी दिनों से लूटमार कर रहे 3 भारतीय लुटेरों को नेपाली पुलिस ने अवैध असला और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक नेपाल के जिला कंचनपुर, बेलोरी सहित अन्य गांव में 15 दिनों से लगातार कुछ लुटेरों का गिरोह और लूट की घटनाओं को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है और इससे लोग काफी ज्यादा दहशत में बने हुए। वहीं मुखबिर की सूचना पर पेट्रोलिंग करते वक्त ग्रामीणों की मदद से नेपाली पुलिस ने नेपाल EPF की सेटिंग टीम को लेकर 3 भारतीय लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस दौरान उनके अन्य साथी लुटेरों चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब भी रहे। पुलिस की माने तो पकड़े गए लुटेरे जिला लखीमपुर खीरी के और साथ ही पुलिस ने लुटेरों के पास से सोने और चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए की नकदी को बरामद किया है और इतना ही नहीं, अवैध असला और जिंदा कारतूस भी वहां से बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद लुटेरों को संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में पुलिस लगी हुई। आपको बताएं, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और 3 लुटेरों को वहां पर पुलिस से गिरफ्तार कर चुकी है। नेपाल में लूट की वारदात को ये अंजाम दिया करते थे। दरअसल भारत और नेपाल की सीमाएं जो है वो मिली हुई हैं और उसी की वजह से नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आना जाना बहुत आसान है और नेपाल में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद कर दिए हैं और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ के जेल भेज दिया। आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है कि आखिर इनके गिरोह
में कौन कौन लोग और शामिल हैं और कहां-कहां तक इन आरोपियों के तार फैले हुए हैं। उधर खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद में लग्जरी गाड़ी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लेकर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और मुरादाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए एक वीडियो जो है इससे पहले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। इसमें कुछ युवा स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे और वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दे दिए। साथ ही एसपी ने युवाओं से यातायात नियम पालन करने की अपील भी की है, क्योंकि अगर यातायात नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर जान के साथ भी खिलवाड़ होता हुआ नजर आ सकता है। आपको बताएं, यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और इससे पहले एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी और उस वीडियो की ही वजह से पुलिस एक्टिव होती हुई नजर आई। उनमें से उन्होंने गिरफ्तार भी किया है और एसपी ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी अगर स्टंट करता हुआ युवा नजर आता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो ट्रैफिक के नियम है उनका उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन युवाओं को करना ही होगा और उसी कड़ी में मुरादाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश की अलग अलग के जिले की पुलिस हो, हर एक एसएसपी और जो जिला अधिकारी और एसपी सिटी है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए, युवाओं को समझाया जाए कि स्टंट करना आपके जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। ये सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो ये सामने आया है, इसमें कुछ लोग स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्टंट में गाड़ी का नंबर विजिबल है, गाड़ी के नंबर से गाड़ी की और चलाने वालों की पहचान करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और यातायात के नियमों का और ट्रैफिक के नियमों का जहाँ पालन नहीं होगा वहाँ पे दुर्घटनाएं भी होंगी और जो है दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ रही है। इससे हम बिल्कुल भी इसकी जो है लोगों को से अपील करना चाहेंगे, इस तरह की गतिविधियों में बिल्कुल भी लिप्त ना हो। ये सोशल तो वह पर खबर अब शामली से आ रही है। शामली में दर्दनाक एक हादसा घटित हुआ है, जहां पर नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और जिले में जीआरपी पुलिस थाने में गोली चलती हुई नजर आई। इसमें से 2 पुलिस कर्मी काफी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इनके बाद दोनों की हालत गंभीर होते हुए उन्हें सरकारी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया और वहीं थाने के अंदर गोली चलने का मामला निकलकर सामने आया और जीआरपी पुलिस इसको दबाने में जुटी हुई है। घटना से जीआरपी पुलिस विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है और लगातार जीआरपी पुलिस जो है इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही। हर्ष फायरिंग में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और पुलिस थाने के अंदर ये गोली चलने से काफी बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर बनी हुई है और जब वो पुलिसकर्मी घायल हो गए तो उनको सरकारी अस्पताल में जो है रेफर करवाया गया है और पुलिस विभाग में इससे काफी हड़कंप भी मचा हुआ है और लगातार जो पुलिस है वो दबाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को दबाया जाए, लेकिन जो तथ्य हैं वो निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बताएं, हर्ष फायरिंग हुई और हर्ष फायरिंग में 2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आई और उनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया। इसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो फायरिंग हुई है वो किस वजह से हुई है, लेकिन जो पुलिस है, जो जीआरपीएफ पुलिस है, वो लगातार इस पूरी घटनाक्रम को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। उधर बात करेंगे सिद्धार्थ नगर की, जहां पर सांसद की दरियादिली निकलकर सामने आई है और मामला शौरतगढ़ तहसील का है, जहां पर तहसील के ग्राम पंचायत अलीदापुर में गोरा बाजार में ग्राम प्रधान पंकज चौपे के प्रयास से डुमरियागंज सांसद जगदम्बा पाल ने गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान सांसद ने लगभग 400 लोगों को कंबल बांटे हैं और इससे ठंड के मौसम में उन्हें कोई भी परेशानी न हो सके। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान के साथ जिला अध्यक्ष सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। 2023 का आज नए वर्ष का आगाज है, नूतन वर्ष का पहला दिन है और इस नए वर्ष को हम लोग
हमारे गांव के प्रधान युवा पंकज चौबे जी, प्रधान संघ जनपद के अध्यक्ष पवन मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष रमेश मरी जी, पद्माकर बाबा, हमारे तमाम प्रधान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी लोगों ने तय किया कि आज लोग नए वर्ष को पार्टी के साथ, छुट्टियों के साथ एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।